हेलो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए जो हेड ऑफिस में जो बुक्स रखी जाती हैं, जिस प्रकार उनका लेखा रखा जाता है, उसके लिए जो सेकंड विधि है, फर्स्ट विधि को आपने पढ़ा, उसका क्वेश्चन भी देखा। अब आया सेकंड विधि। इस विधि में शाखा तलपट की प्रत्येक मद का खाता हेड ऑफिस की पुस्तकों में नहीं खोला जाता। जैसे पहली विधि आपने देखा था, उसमें ये था कि प्रत्येक मद का अलग अलग खाता खोला जाता है हेड ऑफिस में, क्योंकि ये देखिए, ये पहली विधि, ये इसके नोट्स यहीं पर है। देखिए, हर एक डेबिट वालों को ट्रांसफ़र करते हैं, क्रेडिट वालों को ट्रांसफ़र करते हैं, और उसका मीनिंग यही है कि शाखा के तलपट के प्रत्येक मद का पृथक पृथक खाता खोलकर संभालना। ये पहली विधि थी, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में अलग अलग खाता नहीं खोला जाता। ये कह रहा है, ये इस विधि में शाखा तलपट की प्रत्येक मद का खाता हेड ऑफिस की पुस्तकों में नहीं खोला जाता, बल्कि तलपट के समस्त मदों को दो भागों में बांटा जाता है। जो भी ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स लिखे होते हैं, जो भी मदें होती हैं, उन सभी को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो आयगत और एक पूंजीगत। इन आयगत मदें जो होती है, इन मदों को हेड ऑफिस की पुस्तकों में समामेलन ब्रांच ट्रेडिंग और ब्रांच P&L अकाउंट के माध्यम से करते हैं। इसका मतलब ये है कि उस ब्रांच में जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम है, उसको ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में, और P&L अकाउंट से जो रिलेटेड आइटम है, उसको ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। वो है आयगत के लिए। और रेवेन्यू और जो कैपिटल नेचर के होंगे, इन मदों का समावेशन प्रत्येक मद के लिए अलग अलग खाता खोल कर करेंगे। इनके लिए अलग अलग खाता खोल देंगे जो कैपिटल नेचर के हैं, और जो रेवेन्यू नेचर के हैं, आयगत हैं, उनके लिए ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में कर देंगे डायरेक्ट। अब आता है, इस विधि का प्रयोग प्रश्न में स्पष्ट सूचना दी जाने पर ही किया जाना चाहिए। अगर आपको जो कोई प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें अगर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस विधि से करना है, तो ही करना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, एंट्रीज जैसे आप जनरल एंट्रीज हैं, वैसे तो आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए कि ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू द टोटल डेबिट आइटम्स ऑफ द ब्रांच। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में द टोटल डेबिट आइटम्स ऑफ द ब्रांच, जो मैंने डैश 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 करके लिख दिया है। फिर द टोटल क्रेडिट आइटम्स ऑफ द ब्रांच डेबिट और टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच P&L, जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह होगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा तो ब्रांच P&L में जाएगा। फिर ब्रांच P&L अकाउंट के डेबिट में टोटल डेबिट आइटम्स ऑफ द ब्रांच इन ट्रायल बैलेंस। ये टोटल डेबिट बैलेंस। अब आप कहोगे सर यहीं पर आगे सारे टोटल डेबिट बैलेंस यहाँ के, अरे ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। टोटल डेबिट आइटम्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल डेबिट आइटम्स। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। इसी तरह टोटल क्रेडिट आइटम्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसी तरह इसमें लिखेंगे टोटल डेबिट आइटम्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह टोटल क्रेडिट आइटम्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनको इस तरह करके, और फिर ब्रांच P&L का जो आएगा वो P&L में चला जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये तो इसमें। और फिर असेट्स अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट, सारी असेट्स को डेबिट करके और उसका समावेशन कर लेंगे। असेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच अकाउंट के डेबिट में टू लायबिलिटीज अकाउंट। तो इस प्रकार ये द्वितीय विधि जो है, सेकंड मेथड है, इसका काम हो जाएगा। और इस सेकंड मेथड में आपको ब्रांच अकाउंट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा, जो आप सिंपल जो जैसे अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, उस फाइनल अकाउंट की तरह ही इसको बनाया जाएगा, और वो हो गई सेकंड मेथड में। और ये प्रश्न में जब स्पष्ट सूचना होगी तो ही इसके बारे में अपन ये काम करेंगे। जैसे अब आता है नेक्स्ट विधि। अगर उसी क्वेश्चन को आप इस मेथड से करके देख लेंगे, पहले वाला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसी को इस मेथड से बिल्कुल सिंपल है, कर सकते हैं आप। फिर आता है थर्ड विधि, जब स्वतंत्र शाखा अपना संपूर्ण ट्रायल बैलेंस प्रधान कार्यालय को नहीं भेजती, वरन स्वयं द्वारा बनाए गए व्यापार एवं लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ
या हानि को शामिल करते हुए एक संक्षिप्त तलपट भेजती है जिसमें विभिन्न संपत्तियों और दायित्वों के शेष भी होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ब्रांच है, वो सारे के सारे पूरा तलपट ना भेजकर और ये कह रहा है कि स्वतंत्र शाखा अपना संपूर्ण तलपट प्रधान कार्यालय को नहीं भेजे, तो तब ये तीसरी विधि काम में आती है। जब संपूर्ण तलपट ट्रायल बैलेंस नहीं भेजे और सिर्फ ट्रेडिंग या P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी उसका आया वो भेज दे और सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में भेज दे, तब ये तीसरी विधि काम में आती है। तो जब स्वतंत्र शाखा द्वारा अपना संपूर्ण ट्रायल बैलेंस प्रधान कार्यालय को नहीं भेजती वरन स्वयं द्वारा बनाए गए व्यापार एवं लाभानी खाते से शुद्ध लाभ हानि को शामिल करते हुए एक संक्षिप्त तलपट भेजती है जिसमें विभिन्न संपत्ति एवं दायित्वों के शेष भी होते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में ब्रांच ट्रेडिंग या P&L अकाउंट बनाना संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग P&L अकाउंट में क्या बनाएंगे? क्योंकि उसने तो खुद ने ही आपको, ब्रांच ने ही सीधा ट्रेडिंग या P&L अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट के बारे में बताया। तो आप आइटम्स कहाँ से लाएंगे जो आप उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए? इसलिए ऐसी परिस्थिति में प्रधान कार्यालय जो हेड ऑफिस की पुस्तकों में ब्रांच ट्रेडिंग या P&L अकाउंट बनाना संभव नहीं होता, तब ये विधि काम में ली जाती है। इस विधि में समावेशन तो निम्न प्रविष्टियाँ की जाती है। फॉर प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच जनरल P&L अकाउंट बीइंग द ब्रांच प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट। अगर लॉस होगा तो ये उल्टा हो जाएगा। एसेट्स होंगी वो सब वैसे ही और लाइबिलिटीज़ होंगी वैसे। आपको पता है एसेट्स को डेबिट कर देंगे और टू ब्रांच अकाउंट लिख देंगे और क्रेडिट कर देंगे लाइबिलिटीज़ को, और तो इस प्रकार ये तीसरी विधि हो जाएगी। तो ये भी बहुत सिंपल है, इससे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने ये इस एडवांस अकाउंटिंग में जो अपने ये चैप्टर चल रहा था ब्रांच अकाउंट, ये कंप्लीट होता है। अब आपको ये असाइनमेंट दूंगा मैं, उसमें से आप क्वेश्चन करिए और ये बस सब समझ में आ जाएगी। थैंक यू।